नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आज का केस जो मैं लेकर आया हूँ, यह ना सिर्फ एक दर्दनाक घटना है, बल्कि आईना है हमारी खोखली हो चुकी सोसाइटी का, जहाँ रिश्ते बेमानी हो चुके हैं। पैसे और फेम की बेतहाशा दौड़ में हम अपने अस्तित्व को भूलते जा रहे हैं और यहाँ इंसान की कीमत शायद अपनेपन और अपने रिश्तों से सस्ती हो चुकी है। आज की कहानी ऐसी है जहां आपको अपने रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। आपको पता चलेगा कि कैसे एक माँ अपने फेम और पैसे की वजह से अपने बच्चों का कत्ल करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीना बोरा मर्डर केस की। लौटते हैं उस दिनांक में। दिनांक थी 21 अगस्त 2015। कॉटन रोड पुलिस स्टेशन मुंबई में एक आदमी को गैर कानूनी ढंग से पिस्टल रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। पूछे जाने पर उस आदमी ने बताया कि उस पिस्टल को उसने कभी इस्तेमाल नहीं किया और उसे इस पिस्टल को किसी और ने ही दिया था। पिस्टल को छिपाने की तीसरी कोशिश करते हुए यह व्यक्ति पुलिस के हाथों पकड़ा गया था, लेकिन वहां मौजूद किसी भी पुलिसकर्मी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह आदमी असल में कौन है और वह आगे क्या कुछ बताने वाला है। और जो कुछ भी बताएगा उसे सुनकर पुलिस स्टेशन में मौजूद हर इंसान के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। साधारण सी दिखने वाली यह गिरफ्तारी पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाने वाली थी। पुलिस ऑफिसर जिस आदमी से पूछताछ कर रहे थे, उस आदमी का नाम श्यामवर राय था। वह पेशे से एक ड्राइवर था। उस आदमी ने बताया कि उस बंदूक को जिसने दिया था वह कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी मालकिन और INX मीडिया की एक्स CEO इंद्राणी मुखर्जी हैं। कहते हैं वक्त सबसे बलवान होता है और सच्चाई सबसे कड़वी, लेकिन पहली बार सच्चाई में घृणा घिनौनापन भी आ सकता है। और अब वक्त आ चुका था इस घिनौनी सच्चाई के बाहर आने का। वक्त आ गया था सीना बोरा मर्डर केस के खुलासे का। इस केस में कई किरदार हैं और हर किरदार का एक अपना अलग अलग रंग है और मैं आपको हर किरदार से रूबरू करवाऊंगा। आइए शुरू करते हैं सबसे मुख्य किरदार यानी इंद्राणी मुखर्जी के बारे में, जिससे यह कहानी शुरू होती है। यह कहानी मुंबई की है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी भारत के नॉर्थ ईस्ट के शिलांग शहर में। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन यहीं से सीना बोरा मर्डर केस के बीज बोए गए थे। इंद्राणी वहां के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। इंद्राणी साल 1985 में तकरीबन 17 साल की थी। वह अपने माँ बाप का घर छोड़ चुकी थी और कॉलेज में उसकी मुलाकात सिद्धार्थ दास से हुई तो इंद्राणी उससे प्यार करने लगी। इंद्राणी और सिद्धार्थ लिव इन रिलेशन में आ गए। कुछ लोगों को लिव इन रिलेशन के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये वह रिश्ता है जब कोई युवक और युवती एक दूसरे को जानने के इरादे से बगैर शादी किए एक घर में पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। यही लिव इन रिलेशन कहलाता है। और इसी रिलेशन से इंद्राणी और सिद्धार्थ के 2 बच्चे हुए। एक बेटा जिसका नाम रखा गया मिखाइल बोरा और बेटी जिसका नाम रखा गया सीना बोरा। सोसाइटी के तानों से तंग आकर और सिद्धार्थ दास के लगातार बेरोजगार रहने के कारण इंद्राणी को यह रिश्ता तोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। 3 साल का अपना लिव इन रिलेशन छोड़कर इंद्राणी बच्चों को लेकर गुवाहाटी अपने माता पिता के पास आ गई। इंद्राणी की माता ने दूसरी शादी की थी, यानी इंद्राणी के जो पिता थे वह सौतेले थे। अपने बच्चों को माता पिता के पास छोड़कर इंद्राणी ने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया।
घर छोड़ते हुए इंद्राणी ने अपने माता पिता से कहा कि वह बच्चों की देखभाल का खर्च उन्हें समय समय पर लगातार भेजती रहेगी। यह साल 1990 का दौर था, जब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खुलने का दम भर रही थी। हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे। वहीं एक 22 साल की इंद्राणी गुवाहाटी से कोलकाता पहुंची। नौकरी की तलाश में इंद्राणी की जिंदगी अलग अलग रास्तों से गुजर रही थी। इस सफर में उसकी मुलाकात हुई इस कहानी के एक अगले किरदार से, इस केस के एक अहम कैरेक्टर संजीव खन्ना से। संजीव खन्ना का कोलकाता में एक छोटा सा बिजनेस था। एक मुलाकात ने दूसरी मुलाकात की शक्ल अख्तियार की। धीरे धीरे संजीव और इंद्राणी के बीच नजदीकी बढ़ी और एक दूसरे से वे प्यार करने लगे और इस रिश्ते को शादी में बदलते ज्यादा वक्त नहीं लगा। इस शादी से उन्हें एक बेटी भी हुई। इस कहानी का एक और अहम किरदार, उसका नाम रखा गया विधि खन्ना। साल 1997 में विधि के पैदा होने के बाद इंद्राणी और संजीव की फैमिली एक ढंग से पूरी हो चुकी थी, लेकिन इंद्राणी की महत्वाकांक्षाएं काफी ज्यादा थी। कोलकाता में इंद्राणी INX नाम की अपनी एक खुद की फर्म चला रही थी। इसी दौरान एक फेमस थिएटर और एक विज्ञापनकर्ता ने इंद्राणी को मुंबई आने की सलाह दी और फिर मुंबई के ग्लैमर और पैसे से भरी लाइफ स्टाइल ने इंद्राणी को सपने दिखाने शुरू कर दिए। संजीव अपनी बेटी विधि के साथ इंद्राणी के लेकर मुंबई के लिए शिफ्ट हो चुकी थी। अब तो इंद्राणी की महत्वाकांक्षाएं और ज्यादा बढ़ चुकी थी। इंद्राणी बहुत तेज चल रही थी और संजीव उसकी रफ्तार से उसके कदम से कदम मिलाकर चल नहीं पा रहा था। इंद्राणी ने अपनी रफ्तार तो कम नहीं की, लेकिन इस रिश्ते पर रोक जरूर लगा दी। इंद्राणी और संजीव ने तलाक ले लिया और तलाक के बाद आपसी समझौते के तहत फैसला किया कि विधि संजीव के साथ रहेगी। एक वजह यह भी थी कि इंद्राणी अपने सपनों में इतनी ज्यादा मशगूल थी कि उसके पास विधि की या उसकी देखभाल करने का कोई वक्त ही नहीं था। बेटी और पति का प्यार जैसे इंद्राणी को कभी दिखा ही नहीं। इंद्राणी को दिख रहा था तो सिर्फ और सिर्फ वह रास्ता जिसे वह किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे सक्सेस का वह मुकाम हासिल करना था जिसके लोग आज सिर्फ सपने देखा करते हैं। उसे वह हर ऐसो आराम पाना था जो आज की इस दुनिया में है और इसके लिए उसे चाहिए था पैसा। और इंद्राणी पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती थी। अक्सर लोग अपने वर्क लाइफ में अपनी फैमिली को भूल जाते हैं। सर पर सिर्फ और सिर्फ दौलत कमाने का जुनून सवार होता है। इंद्राणी न सिर्फ अपने फैमिली को भूली बल्कि इस चकाचौंध में खुद को भी भूल गई। मेहनत के दम पर इंद्राणी ने नए नए मुकाम हासिल कर लिए। फिर साल 2002 में एक मशहूर मीडिया टाइकून और एक मशहूर टीवी चैनल के CEO पीटर मुखर्जिया से इंद्राणी की मुलाकात हुई। यही मुलाकात दोनों के बीच नजदीकियां बन गईं। पीटर का रुतबा पूरे हिंदुस्तान में किसी राजा से कम नहीं था। इंद्राणी और पीटर की नजदीकियां ने इंद्राणी को एक सेलिब्रिटी स्टेटस दे दिया। इंद्राणी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही थी। इस बढ़ती पॉपुलैरिटी ने जहां इंद्राणी को फेम दिलाया, लेकिन इसी दौरान उसकी जिंदगी का एक ऐसा पन्ना खुला जिसने इंद्राणी की नींद उड़ा दी। उसे लगा जैसे किसी ने उसे एक ऐसा करारा तमाचा मारा है जिसने इंद्राणी को झकझोर कर रख दिया। दरअसल इंद्राणी को अपने मुंबई के एड्रेस में एक खत मिला जिसमें लिखा था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमें पैसों की सख्त जरूरत है, हम आपको बहुत याद करते हैं। यह खत कहीं और से नहीं, यह खत आया था गुवाहाटी से।
वह वक्त जिसे इंद्राणी पीछे छोड़ चुकी थी, वह वक्त आज फिर से इंद्राणी का पीछा कर रहा था। खत भेजने वाले का नाम था मिखाइल बोरा और सीना बोरा। अखबार में अपनी माँ की तस्वीर देखकर सीना और मिखाइल से रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी माँ से तकलीफों का जिक्र करना चाहा। इंद्राणी का अतीत चीख चीख कर उसकी मीडिया में बनी इज्जत को तबाह करना चाह रहा था। ऐसा कहते हैं कि कहीं ना कहीं इंद्राणी अंदर से घबरा गई थी। उसे लग रहा था कि अगर पीटर मुखर्जिया को इस सच के बारे में पता चल गया तो वह उसे छोड़ देगा। इंद्राणी ने दोनों के बच्चों को मुंबई बुलाया और उन्हें 5 स्टार होटल में स्टे करवाया। यहाँ भी इंद्राणी को चिंता थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने ग्लैमर की और अपने प्रोफेशन की। इंद्राणी ने अपने होटल के कमरे में अपने बच्चे के साथ एक डील की। उसने बच्चों से कहा कि वह इंद्राणी को कभी भी अपनी मां नहीं कहेंगे। अगर कभी जरूरत पड़ी तो सोसाइटी में लोगों के सामने वह इंद्राणी को अपनी बड़ी बहन कहकर बुलाएंगे। बच्चों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए इंद्राणी ने उन्हें वह सीढ़ियां चढ़ानी शुरू की जो वह कभी खुद चढ़ चुकी थी। आलीशान होटल में रुकना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से अच्छे खाना खाना और अच्छी से अच्छी गाड़ियों में घूमना। अगर आपको लग रहा है कि इंद्राणी अपने बच्चों से प्यार कर रही थी तो आप 100% गलत हैं। ये माँ अपने बच्चों से प्यार नहीं कर रही थी बल्कि सोसाइटी में अपनी झूठी इज्जत बचा रही थी। होटल के कमरे में इंद्राणी ने सीना और मिखाइल को खूब समझाया और अंत में उन्हें मना भी लिया। अपने ही बच्चों को वह भाई और बहन बताने लगी। यह सिलसिला कुछ सालों तक तो चला। इस दौरान पीटर और इंद्राणी ने शादी भी कर ली। मिखाइल गुवाहाटी वापस चला गया और सीना इंद्राणी की बहन बनकर पुणे में रह रही थी। पीटर के सोर्स से सीना को एक नामी कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया और इंद्राणी के पैसों पर उसकी लाइफ अच्छी खासी कट रही थी। कहते हैं सीना भी अक्सर इंद्राणी के साथ पार्टीज में देखी जाती थी। उसे भी अब आराम की जिंदगी बिताने का शौक हो चुका था। साल 2007 में INX मीडिया कंपनी लॉन्च हुई। इंद्राणी की छोटी सी कंपनी अब एक बड़े मीडिया हाउस में तब्दील हो चुकी थी जिसके चेयरमैन मिस्टर पीटर मुखर्जिया थे और इंद्राणी INX मीडिया की CEO थी। यहाँ पार्टी में राहुल नाम का एक लड़का भी आता था। वह राहुल कोई और नहीं बल्कि पीटर की पहली वाइफ का लड़का था। ऐसी ही एक पार्टी में सीना और राहुल की मुलाकात हुई और यह दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और दोनों का अफेयर शुरू हो गया। सीना ने अपनी जिंदगी के तमाम राज राहुल को बता दिए। राहुल को उसने यह भी बता दिया सीना इंद्राणी की बेटी है, ना कि बहन। राहुल ने जब अपने पिता पीटर मुखर्जी को यह बात बताई तो पीटर ने इसे झुठला दिया। पीटर की मानी जाए तो पीटर शायद इंद्राणी के प्यार में कुछ ज्यादा ही अंधा हो गया था। उधर इंद्राणी को इस बात की खबर मिलते ही उसने सीना को दिल्ली भेजने का फैसला किया। दिल्ली में सीना कुछ वक्त तो रही। इंद्राणी के दबाव में सीना ने इंद्राणी की बातों में आकर राहुल से सारे कॉन्टेक्ट, सारे संपर्क खत्म कर दिए। कुछ ही वक्त में दिल्ली में सीना की तबीयत खराब हुई तो इंद्राणी ने सीना के एक्स बॉयफ्रेंड से कह के सीना को उसके साथ बेंगलुरु भेज दिया। और फिर बेंगलोर जाने के बाद यह बात सामने आई कि जो दवाइयाँ सीना को इंद्राणी के कहने पर यानी अपनी माँ के कहने पर विश्वास करके दी जा रही थीं, असल में वह दवा सीना बोरा का मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए दी जा रही थी। इसका मतलब इंद्राणी सीना को मेंटल पेशेंट बनाना चाहती थी। इस सारे वाकये के बारे में एक म्यूचुअल फ्रेंड से राहुल को मालूमात लगी तो राहुल बिना वक्त गंवाए बेंगलुरु पहुंचा और सीना को मुंबई ले आया।
हालांकि पीटर और इंद्राणी दोनों ने इन्हें मना किया, लेकिन ये दोनों लिव इन रिलेशन में आ गए। साल 2011 में कहते हैं सीना और राहुल ने सगाई भी कर ली और इस दौरान आईएनएक्स मीडिया के खिलाफ फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस भी सामने आने लगे। केसेस जहां सामने आ रहे थे, वहीं इंद्राणी और पीटर ने अचानक लो प्रोफाइल जिंदगी बितानी शुरू कर दी। जब सीना और राहुल की सगाई की बात इंद्राणी को मालूम हुई तो इंद्राणी का सारा गुस्सा पागलपन में बदल गया। इंद्राणी ने सबसे पहले सीना को अपनी वसीयत के मुताबिक जो कुछ भी दिया था उससे छीन लिया। इंद्राणी ने ईमेल लिखकर सीना से यह भी कहा कि वह तब तक इंद्राणी या उससे जुड़े किसी भी इंसान को कांटेक्ट ना करे जब तक कि वह राहुल के साथ किसी भी किस्म के रिलेशन में है। इंद्राणी के मेल के जवाब में सीना ने लिखा कि वह भी इंद्राणी की बेटी है, उसमें भी उसके जैसी जिद और ढीठपन है। जो सीना को चाहिए उससे वह हासिल करके ही रहेगी। वह भी अब वह करेगी जो उसे अच्छा लगता है। कुछ वक्त बाद सीना और उसके भाई मिखाइल ने इंद्राणी से बात की। दोनों भाई बहन अपनी मां पर दबाव बना रहे थे, या यूं कहें कि ब्लैकमेल कर रहे थे। वह जानते थे कि अपनी पब्लिक इमेज को बचाने के लिए उनकी मां इंद्राणी मुखर्जी कुछ भी कर सकती है। सीना ने इंद्राणी से एक मोटी रकम और मुंबई में 3 BHK फ्लैट की डिमांड की। सारे वाक्य से इंद्राणी के अंदर के गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन वह चाह कर भी गुस्सा जाहिर नहीं कर सकती, क्योंकि गुस्सा जाहिर करने का मतलब और उसका परिणाम वह अच्छी तरह जानती है। इंद्राणी के अंदर पैदा हुए गुस्से ने एक नई साजिश को जन्म दिया। वह साजिश कुछ और नहीं बल्कि बेटे मिखाइल बोरा और बेटी सीना बोरा के मर्डर की साजिश थी। एक मां अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरती, यह सब कुछ हमने सुना है, लेकिन इंद्राणी मुखर्जी पर यह सब कुछ लागू नहीं हो रहा था। इस मां ने अपने ही बच्चों के कत्ल की साजिश रखी और बाद में जो किया वह बेहद खौफनाक था। इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के इस फैमिली ड्रामे के बारे में जिसने खुलासा किया था वह ड्राइवर श्यामवर राय था, जिसने सीना की हत्या में इंद्राणी की मदद की थी। इस ड्राइवर ने यह भी बताया कि इंद्राणी ने उससे कहा था कि वह अपनी बेटी सीना को मरवाना चाहती है। उसने यह भी बताया कि इंद्राणी ने कोलकाता के किसी व्यक्ति को बच्चों के कत्ल के लिए बुलाया था, जो मुंबई आकर सीधा उनके कत्ल में मदद करने वाला है। इंद्राणी अपनी बेटी सीना बोरा और बेटे मिखाइल बोरा को बिना देर किए जान से मारना चाहती है। पैसों के लालच से श्यामवर राय ने भी इस जुर्म में इंद्राणी का साथ दिया। एक मां अपने बच्चों का कत्ल कराने वाली थी। सोचिए उसकी क्या मानसिकता रही होगी। लगता है उसके अंदर का ज़मीर मर चुका था, उसकी इंसानियत खत्म हो चुकी थी। यही कारण था कि कोलकाता से आने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इंद्राणी का एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना था, जिसको इंद्राणी ने कॉल किया था। संजीव खन्ना की आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, तो इंद्राणी ने उसे भी लालच देने के लिए संजीव और इंद्राणी की बेटी विधि को कानूनी तौर पर कई प्लाटों का वारिस बना दिया। इसके बाद इंद्राणी के निर्देश पर ड्राइवर श्यामवर राय खोपोली और लोनावाला के पास के जंगलों में बॉडी को डिस्पोज करने की जगह ढूंढने चले गए। इन सारी कारगुजारियों के बाद ड्राइवर ने इंद्राणी के कहने पर मिखाइल को फोन करके मुंबई बुला लिया। उसने मिखाइल को बताया कि वह जानता है कि इंद्राणी का सारा पैसा कहाँ रखा हुआ है, और अगर मिखाइल उसका साथ दे दे तो वह दोनों उन पैसों से अपनी बची हुई जिंदगी अय्याशी के साथ गुजार सकते हैं। 22 अप्रैल 2012 को इंद्राणी ने अपनी बेटी को फोन करके कहा कि वह सारे गिले शिकवे मिटाना चाहती है। इंद्राणी उससे मिलने के लिए इनवाइट किया।
ठीक 2 दिन बाद 24 अप्रैल को राहुल मुखर्जी ने सीना को लिंकिंग रोड बांद्रा के पास छोड़कर चला गया। शाम के 6:45 पर इंद्राणी गाड़ी में वहां आई। गाड़ी कोई और नहीं, ड्राइवर श्यामवर राय चला रहा था और संजीव खन्ना श्यामवर राय के साथ वाली सीट में बैठा था। इसके बाद इंद्राणी के कहने पर सीना गाड़ी में बैठती है, जहां इंद्राणी उसे नशे की दवा से भरा पानी पीने के लिए देती है। पानी पीने के कुछ देर बाद सीना बेहोश होने लगी। इसके बाद ड्राइवर मुंबई के एक मशहूर कॉलेज के पीछे गाड़ी को ले जाकर रोक देता है। संजीव बिना वक्त गंवाए ड्राइवर के पास वाली सीट से उतरता है और लपक कर सीना के ऊपर काबू पाता है। ड्राइवर सीना के पैरों को पकड़ता है तो दूसरी तरफ से फिर उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। लेकिन किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता। अब बारी थी इंद्राणी की। इंद्राणी ने सीना के ही दुपट्टे से उसका गला घोंटना शुरू किया। तड़पती हुई सीना अभी भी हार नहीं मान रही थी। दर्द से कराहते हुए भी उसने ड्राइवर के अंगूठे को अपने दांतों से काट डाला। जहां इंद्राणी अपनी बेटी सीना को मारने की कोशिश कर रही थी, उस दौरान नहीं लगता था कि उसके अंदर की मां और ममता दोनों बची हुई हैं। इंद्राणी लगातार दुपट्टे को पकड़कर टाइट करती रही। कुछ ही सेकंड में सीना का मुंह नीला पड़ने लगा, उसकी सांसें थमने लगी और उसने दम तोड़ दिया। श्यामवर राय के बयान से यह भी पता चला कि बॉडी को सूटकेस में डालकर संजीव, इंद्राणी और श्यामवर राय घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि उनका अगला शिकार था सीना का ही भाई मिखाइल बोरा, जो घर पर लगता है अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। जब इंद्राणी घर पहुंची तो उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ भी मिखाइल को बेहोश करने की कोशिश की गई और इंद्राणी मिखाइल के सामने बिल्कुल नॉर्मल पेश हुई। उसने मिखाइल को शराब पीने के लिए कहा। मिखाइल शराब पीने भी लगा। अब हर घूंट के साथ नशा बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी मिखाइल ने अपने होश नहीं खोए। वह कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। उस दिन शायद मिखाइल को मारना मुनासिब नहीं था। इंद्राणी ने भी फैसला किया कि वैसे भी एक रात में एक ही बॉडी को ठिकाने लगाना मुश्किल रहेगा, इसलिए मिखाइल को मारने का प्लान कैंसिल कर दिया गया। पर अभी भी सीना की लाश को ठिकाने लगाने की चुनौती इंद्राणी के सामने थी। पुलिस की नाकाबंदी कम होने के कारण गाड़ी में रखी लाश को सुबह 4 बजे लेकर जाने का फैसला किया गया। इंद्राणी अपनी बेटी की लाश के साथ बिना हिचकिचाए, बिना डर के साथ में बैठी और संजीव ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गया। तीनों में से किसी की शक्ल पर ना ही कोई घबराहट थी और ना ही किसी किस्म का गम या आत्मग्लानि थी। गाड़ी आगे बढ़ती रही और फिर कुछ देर बाद मुंबई के बाहर से पेट्रोल पंप पर गाड़ी जाकर रुकी। साजिश को अंजाम देने के लिए वहां से 10 लीटर पेट्रोल खरीदा गया और जंगल की उस जगह पर गाड़ी को ले जाया गया जिसका निरीक्षण पहले ही ड्राइवर श्यामवर राय कर चुका था। गाड़ी जंगल की ओर सुनसान इलाके में जा रही थी जहां कोई नहीं था। फिर गाड़ी खड़ी हुई। सीना को मरे हुए 12 घंटे से ऊपर हो चुके थे और लाश में से एक किस्म की बदबू भी आनी शुरू हो चुकी थी। श्यामवर राय और संजीव खन्ना ने लाश को गाड़ी से बाहर निकाला और उसके बाद उसके ऊपर श्यामवर राय ने पेट्रोल छिड़का और तीनों ने मिलकर उस लाश को आग लगा दी। अब अपनी बेटी की जलती हुई लाश एक मां को सुकून पहुंचा रही थी। तसल्ली हो रही थी उसे कि अब सीना उसके रास्ते से हमेशा के लिए हट चुकी है। तीनों लोग जब तक जलती हुई लाश को देखते रहे, जब तक लाश टुकड़े में तब्दील नहीं हो गई। फिर वहीं पास की जमीन पर एक गड्ढा खोदा गया और सीना के जले शरीर को उस गड्ढे में दफना दिया गया। अगले दिन ये तीनों लोग मुंबई लौट आए और जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
इंद्राणी के कहने के अनुसार उस गाड़ी की धुलाई कराई गई और रेंटल कंपनी में उस गाड़ी को वापस कर दिया गया। इसके बाद इंद्राणी और संजीव फ्लाइट से कोलकाता चले गए। कुछ टाइम कोलकाता में गुजारने के बाद इंद्राणी कोलकाता से मुंबई लौट आई और फिर अपने पति पीटर के साथ गोवा में बाकायदा छुट्टियां मनाने चली गई। इंद्राणी के अंदर की मां तो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन उसके अंदर जो बचा कुचा इंसान था अब उसकी भी मौत हो चुकी थी। गोवा में छुट्टियां मनाने के बाद वह वापस आए तो वहां से अगले दौर की छुट्टियां मनाने इंग्लैंड चले गए। बेटी को मारने का इंद्राणी के अंदर जरा भी दुख नहीं था, अफसोस भी नहीं था। इंद्राणी ने सीना का ईमेल अकाउंट अब इस्तेमाल करके सीना ही बनकर सीना के दोस्तों को यह मैसेज कर दिया कि वह यूएस में पढ़ाई करने चली गई है। इंद्राणी इस बात से वाकिफ थी कि राहुल सीना के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करेगा। इंद्राणी की सातिर बुद्धि यहीं नहीं रुकी, उसने सीना का ईमेल अकाउंट इस्तेमाल किया और ईमेल पर ही राहुल से दोस्ती भी खत्म कर ली और रिश्ता भी तोड़ लिया। अपने आप में यह हैरानी, साजिश और षड्यंत्र की बात है कि लगभग 3 साल तक ही सीना के अकाउंट को यूज करके इंद्राणी लोगों से बात किया करती थी, पर ईमेल पर की गई बात से राहुल को जरा भी तसल्ली नहीं थी। उसका शक लगातार गहराता जा रहा था। राहुल ने पुलिस स्टेशन में सीना के मिसिंग होने की कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन कुछ कंफ्यूजन के कारण उसने एफआईआर नहीं लिखवाई। सीना के गुमनामी में जिंदगी जीने का फायदा इंद्राणी को मिला। किसी को शक भी नहीं हुआ कि अचानक सीना कहाँ चली गई। इतना कुछ होने पर भी राहुल को यकीन नहीं था। उसे अभी भी शंका थी कि जो कुछ भी ईमेल पर बातचीत हुई है वह सीना नहीं है, और इसी कारण इंद्राणी और अपने पिता पीटर मुखर्जी से जब राहुल की बात होती थी, राहुल जब सीना के बारे में कुछ भी पूछता था तो दोनों अलग अलग तरह की बातें करते थे, और यही एक वजह थी कि राहुल का शक और ज्यादा गहराता गया। और फिर उसने पीटर और इंद्राणी के साथ की गई बातचीत को रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया, और बाद में यही रिकॉर्डिंग जाकर एक सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश की गई। यह सच कभी भी बाहर नहीं आता अगर ड्राइवर श्यामवर राय पकड़ा नहीं जाता। पुलिस के पकड़ में आने के बाद ही पुलिस को ड्राइवर से मालूम हुआ कि वह पिस्टल और 1 लाख रुपए से भरा हुआ बैग किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मालकिन इंद्राणी ने दिया था। इंद्राणी ने वह रिवॉल्वर ड्राइवर श्यामवर राय को फंसाने के लिए दी थी, और यही रिवॉल्वर ड्राइवर श्यामवर राय की गिरफ्तारी का कारण बना, और बाद में इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना को घसीटकर पुलिस की चपेट में ले आया। श्यामवर राय से गहरी पूछताछ में पुलिस टीम ने मुंबई के रायगढ़ फॉरेस्ट से सीना की बॉडी को बरामद किया। यह जान पाना मुश्किल था कि वह सीना की लाश है या नहीं, क्योंकि सिर्फ कंकाल ही बचा था। उसका पोस्टमार्टम कराना भी मुश्किल था। फिर जांच रिपोर्ट में पता चला कि वह सीना का ही शव था। इन तीनों को साल 2015 में गिरफ्तार कर लिया गया था। इंद्राणी और पीटर मुखर्जी के टॉप लेवल कनेक्शन से हर कोई वाकिफ था। इस पर फाइनल जजमेंट अभी भी पेंडिंग में है। इन सब पर 364, 302 हत्या और 120 बी के तहत मुकदमा अभी भी चालू है। हमारी सोसाइटी की रवायत है कि हम अखबारों और सोशल मीडिया में पॉपुलर लोगों को महान मानने लगते हैं, जबकि असल जिंदगी में सेलिब्रिटी भी हमारी आपकी तरह जज्बातों और कमजोरियों के मारे हुए इंसान होते हैं। खैर, अभी भी इस केस में फैसला आना बाकी है। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।